नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग शुरू करने जा रहे हैं। उसके समझे बगैर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझ नहीं सकते। उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अक्सर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट को तय करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण रीज़न होता है कि हम लोग उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं जानते। मैकेनिज्म को आगे बतलाने से पहले मैं आपका एक बेसिक बात बतलाना चाहता हूँ, केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन जो है, हम लोग जो किसी केमिकल रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को सिंबल के द्वारा, संकेत के द्वारा जो दर्शाते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द symbolic representation of reactants and products of a reaction is called its chemical equation। इसका अर्थ हुआ कि हम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह उस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। CH4 जो है, इसका नाम है मीथेन। Cl2 को क्लोरीन कहेंगे, CH3 को क्लोरोमीथेन कहते हैं, और इस क्लोरोमीथेन का कॉमन नाम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। लेकिन जो ये प्रोडक्ट जो यहाँ आप देख रहे हैं,
ये प्रोडक्ट बहुत सारे कंडीशंस पर निर्भर करता है। वो कंडीशंस है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट में किस रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या है। अगर CH4 जो है आप एक्सेस ले लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3Cl मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में ले लें, यानी क्लोरीन का कंसेंट्रेशन एक्सेस है, तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो CCl4, जिसको टेट्राक्लोरो मीथेन कहते हैं और इसका कॉमन नेम है मिथाइल टेट्राक्लोराइड। मिथाइल टेट्राक्लोराइड। मिथाइल टेट्राक्लोराइड। इसमें एक केस और होता है कि अगर आप दोनों रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन इंटरमीडिएट है तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। दीज 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, जिसमें इसका जो है CHCl3 जो है जो ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नाम है और ये बड़ा ही फेमस कंपाउंड है क्योंकि पहले इसका ऑपरेशन जो होता था मेजर, उसमें एनेस्थीसिया के रूप में, बेहोश करने वाली दवा के रूप में यूज होता था और इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी बात है क्लोरोफॉर्म का कि इसको अगर हम प्रयोगशाला में स्टोर करते हैं तो कलर्ड बोतल में करते हैं। कलर्ड बोतल दैट मीन्स रंगीन बोतल में। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि अगर इसको हम वाइट बोतल में रखेंगे जहाँ की सनलाइट आसानी से पहुँच जाता है तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में हवा से प्रतिक्रिया करके एक हाईली पॉइजनस गैस का निर्माण करता है जिसको हम लोग फॉस्जीन बोलते हैं। फॉस्जीन बोलते हैं और फॉस्जीन का सूत्र होता है COCl2। लेकिन यहाँ जो बच्चों हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये कैसे हम लोग जाने कि कौन केमिकल कौन दूसरे केमिकल से प्रतिक्रिया करके प्रोडक्ट क्या बनाता है, तो इसके लिए हमको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म का अध्ययन करना पड़ता है। जब तक हम लोग मैकेनिज्म नहीं जानेंगे तब तक हमको सही प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी समस्या होगा।
तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मैकेनिज्म है क्या, मैकेनिज्म को कैसे परिभाषित करेंगे, मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे। तो अब हम आप लोग को पहले मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का परिभाषा और उदाहरण कुछ दे रहे हैं। द डिटेल step wise study of a reaction is called its mechanism। अब देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी रिएक्शन को विस्तार से और स्टेप बाय माने कि इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा। एक बात और जान लीजिए कि रिएक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को आप लोग निचले क्लास में पढ़ते आए हैं। सिंपल रिएक्शन से मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, जो जैसा आपको लिखा हुआ है वैसा ही एक्चुअली में और नेचर में हो भी रहा है वो रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हुआ द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, दैट इज मल्टी स्टेप्स। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो रिएक्शन कहीं दिया हुआ रहता है तो उसको देखने से हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो सिंपल रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो आप लोग को तो इससे कोई आभास हो ही नहीं रहा होगा कि ये जो रिएक्शंस है ये सिंपल रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोग ने फिजिकल में एक चैप्टर पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शंस, जो केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोग को ये बात बतलाया गया होगा कि व्हेन ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, दैट इज टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, then the slowest step is the rate determining steps। जब कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी जो स्टेप सबसे धीरे धीरे होता है, सबसे धीरे यानी जिसकी रेट जो है सबसे कम है जिस स्टेप का, वही स्टेप डिटरमाइन करेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे देखिए, आप लोग एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं कि एक साइकिल का कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो बहुत सारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स माने काम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि साइकिल का जो पार्ट्स है, मान लीजिए हैंडल है, उसका पैडल है, कोई उसके जो रिम होते हैं, ब्रेक हैं, घंटी है, और भी बहुत सारे साइकिल में पार्ट्स हैं। तो अलग अलग बना रहे हैं लोग। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ब्रेक जो बना रहे हैं मिस्त्री, जो वर्कर्स, उनकी जो काम करने की जो रेट है, यानी उनका जो काम करने का जो दर है वो कम है। मान लीजिए प्रतिदिन वो
25 ब्रेक ही बना रहे हैं, 25 ब्रेक्स बना रहे हैं। और बाकी लोग जितने और लोग हैं वो अधिक संख्या में अपने पार्ट्स को बना रहे हैं। अब आप बतला सकते हैं आसानी से कि उस फैक्ट्री में हर एक दिन कितने साइकिल का प्रोडक्शन होगा। आप लोग तरफ से आवाज़ आ रही है 25, तो देखिए समझ जाइए। दैट मीन्स ऑल अदर वर्कर्स वेट फॉर दैट वर्कर्स टू टेक्स प्लेस। बाकी सभी वर्कर्स इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि ये वर्कर कितना ब्रेक बनाता है, क्योंकि जब तक साइकिल में ब्रेक नहीं लगेगी तो साइकिल नहीं कहलाएगा ना, साइकिल रोड पर दौड़ नहीं सकती है ना, समझ रहे। तो उसी प्रकार से जब कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो स्लेस्ट स्टेप होगा इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी वही तय करेगा कि कितना समय में कितना अमाउंट में, यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट्स का कंसेंट्रेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो आपको पहला रिएक्शन बताए थे जिसमें मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाए तो हमारा जो प्रोडक्ट बना क्लोरोमीथेन बना। प्रोडक्ट क्या बना? क्लोरोमीथेन बना। तो क्लोरोमीथेन बना कैसे? तो उस रिएक्शन का हम आपको मैकेनिज्म बतलाने जा रहे हैं। देखिए, मीथेन का रिएक्शन जो क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, उसी का हम मैकेनिज्म बतला रहे हैं। अगर ये दोनों का कंसेंट्रेशन इंटरमीडिएट होगा तो यहाँ आपको और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, यानी यह रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है स्टेप 1, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 2, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप 3 एंड लास्ट, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब ये जो 3 स्टेप मैंने लिखा है इसका मैं बारी बारी से आपको विस्तार से बतलाने जा रहा हूँ। कौन कौन स्टेप है? चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन माने शुरू होना। प्रोपेगेशन मतलब होता है, प्रोपेगेशन के मतलब होता है कि जो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो जो आगे बढ़ाएगा बहुत सारा जो प्रोडक्ट उसमें बनेगा डिफरेंट टाइप्स के, उस स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं।
चेन टर्मिनेशन स्टेप हुआ कि अब रिएक्शन जो है कंप्लीट होने जा रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन समाप्त होने जा रहा है। हम पहले चेन इनिशिएशन स्टेप का अध्ययन करेंगे। स्टेप 1 चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप में जो क्लोरीन मोलेकुल होता है वो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी प्रकाश के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन के द्वारा क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों, आप अगर होमोलाइटिक फिशन सुने होंगे, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्लोरीन एटम एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। इसको हम लोग फिश एरो या हाफ एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। आपको फ्री रेडिकल के बारे में बतलाया गया होगा कि वैसा केमिकल स्पीसीज जिसके ऊपर एक ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। और यहाँ जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसीलिए ये जो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है, इसको हम लोग होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइसिस कहते हैं। होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस वर्ड कहीं भी आ जाएगा बच्चों तो आप सोच लीजिएगा कि ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, कोई किसी से अलग हो रहा है, एटम अलग हो रहा है, आयन अलग हो रहा है, लेकिन निश्चित अलग हो रहा है। और होमो माने होता है सेम। सेम, सेम का मतलब यहाँ सेंस है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ बन रहा है आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है। इस स्टेप में देख रहे हैं कि यूवी लाइट देना पड़ रहा है। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ आप एनर्जी दे रहे हैं। इसके मतलब ये प्रोसेस जो है क्या है? एंडोथर्मिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। यानी कहने का मतलब आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये रिएक्शन डार्क में होता है तो हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट की जगह पर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। दैट मीन्स हमको एनर्जी सप्लाई करना है, यानी चेन इनिशिएशन स्टेप इज द एंडोथर्मिक स्टेप। अब जाइए, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल में आपको मैंने बतलाया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है
स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये पेयर्ड होना चाहता है, और जो स्टेबल अनस्टेबल यानी स्टेबल होना चाहता है, इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है। और जो अनस्टेबल होता है हाईली रिएक्टिव होता है। दैट मीन्स फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल इंटरमीडिएट, हाईली रिएक्टिव केमिकल इंटरमीडिएट। अच्छा बच्चों, तो मैं आज आप लोग को जो ये सारे मैकेनिज्म का पार्ट बताया, इसको आप लोग ठीक ढंग से समझ लीजिएगा फिर से पुनः पढ़ करके, और मैं इसका आगे का पार्ट अगले क्लास में विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।